Hello, class ninth. This is the third audio or the third part of your first chapter, French Revolution. Here in this chapter, we'll cover the participation of women in revolution and the abolition of slavery. So first, we'll start with the women condition and women position in French society. So as we've studied, आपको ध्यान होगा कि एक declaration was signed by the government, which was the declaration of men and the citizen. So here it is clearly mentioned that the declaration or the constitutional law was made for men and citizen, but women were not introduced in that particular segment of declaration. So that was the point where women felt very much discriminated. They felt humiliated. Why they felt humiliated? Because you remember the point when Jacobins was formed, when Maximilian Robespierre has formed Jacobins, and that political group was made for the lower section of the third strata. अभी तक हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, आपको पता है, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट जिसको कहते थे. फिर हमने पढ़ा कि जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत 4 मिलियन लोग ऐसे हो गए थे जो कि एजुकेटेड हो गए थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम था, हु आर वेरी रिच, वेरी प्रॉस्परस पीपल, एंड दे हैव मेड द नेशनल असेंबलीज, दे वर द लॉ मेकिंग बॉडीज, दे वर एंजॉइंग अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस ऑल्सो. बट इसी थर्ड स्ट्रेटा में, इसी थर्ड स्टेट में एक ऐसा सेगमेंट भी था जो कि शुरू से सप्रेस्ड रहा, जो कि बहुत पुअर लोग थे, और इन्हीं को मिला करके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक जैकोबियन ग्रुप बनाया था. ठीक है, तो इसी ग्रुप में जब रॉबेस्पियर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे कि ये जो सप्रेस्ड सोसाइटी है इसको अपलिफ्ट किया जाए, तो इसमें विमेन हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट. इस समय पे विमेन ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था. उसके साथ साथ जो एक आपको एरा याद होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब कि एक फ्रांस में देयर वाज अ सिचुएशन व्हेन द किंग वाज वांटिंग टू रिस्टोर ऑल हिज अथॉरिटीज़ एंड पावर, एंड प्रूशिया and Austria joined him. They have planned to attack on France, but unfortunately or fortunately, the National Assembly got to know this news, and they have before the attack they have countered the whole country. तो उस समय पे जब मैं आपको बता रही थी कि जो वुमेन थी उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, तो जब ये लॉ फॉर्म हो रहा था, जब लॉ बन रहा था, डिक्लेरेशन जिसको मैन एंड सिटीज़न के लिए किया गया, व्हेन वुमेन गॉट टू नो कि उसमें इनका कोई भी पार्ट नहीं था, उनको एज अ पैसिव सिटीज़न की कैटेगरी में डाल दिया गया, जहाँ पर कि इनको वोट की अथॉरिटी नहीं थी और उनको किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं मिला, तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटिंग फील हुआ ये पूरा प्रोसेस, और इसी को उन्होंने आउटब्रेक कर दिया. एंड ऑन 5th of October 1789, a very large number of women set out of the royal palace of Versailles, and they have called the king out, and the crowd broke open the gates and entered the palace, and they have ransacked it. ठीक है, so it seemed as if they would tear the queen टू पीसेस. मतलब जो वुमेन हुआ करती थी, जो वुमेन थी उस समय पे, वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी, क्योंकि उनको किसी भी तरह का प्रिविलेज, किसी भी तरह का उनको रिस्पेक्ट और उनका जो पार्टिसिपेशन है, उनकी एग्जिस्टेंस को टोटली उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक लॉ फॉर्म हुआ, जो कि जो सोसाइटी, जब वो एक टाइम आया जबकि नेशनल असेंबली ने जो है वो अटैक किया दूसरी कंट्रीज़ पे, उस समय वो एक जो पर्टिकुलर एरा था उसमें वुमेन को कुछ अधिकार दिए गए थे, जहाँ पे उनको ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म कर सकती हैं. उसके साथ साथ अभी तक इनको एजुकेशन के लिए कोई भी कंपल्शन नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट के लिए ये कंपल्सरी हो गया कि वो वुमेन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं. उसके साथ साथ इनको बाहर जॉब करने की परमिशन नहीं थी. किसी भी काम के लिए दे वर नीडेड टू हैव देयर मैन आइडेंटिटी, जिसमें उनके हस्बैंड या उनके फादर की आइडेंटिटी होना इम्पॉर्टेंट था. तो ये सारी चीज़ें होने लगी. प्लस दे वर नॉट अलाउड टू चूज़ देयर पार्टनर, जहाँ पे कि अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे था, और शादी सिलेक्ट करने की अथॉरिटी केवल फादर को हुआ करती थी. गर्ल्स को कोई चॉइस नहीं थी कि वो जो है वो इस तरह से जो है अपने पार्टनर्स का सिलेक्शन करे.
तो ये सारा कुछ जो है इनके फेवर में थोड़े टाइम के लिए आया, लेकिन द मोमेंट मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रीगेन्ड द अथॉरिटी, जब उनकी गवर्नमेंट आई फ्रांस में, जो कि आपने पढ़ा रेन ऑफ टेरर का जो टाइम था, उसमें वुमेन को पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की अथॉरिटी उनकी ख़त्म कर दी गई और उनको उसी तरीके से बहुत सारे अधिकार जो है उनके वापस से छीन लिए गए। ठीक है, उसी समय आप पढ़ेंगे, आपकी बुक में एक दिया हुआ है ओलंपे दे गॉज, दिस इज़ द नेम ऑफ द वुमेन, जो कि एक शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ बुचर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल वुमेन थी, और उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को उन्होंने अपोज़ किया कि इस यू आर नॉट सपोज टू snatch our authorities, and this is not the legal way of behaving with the humankind or the mankind. लेकिन Maximilian Robespierre was knowing that if he will promote any sort of liberty to make a political group in further in coming years, these political group may turn adverse for his own पोजीशन। उनका ऐसा मानना था कि अगर ये जो वुमेन को अथॉरिटी अगर हम दे देते हैं पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की, या फिर अगर हम और सारे अथॉरिटीज़ देते हैं, तो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मेरा अपना जो एजेंडा है, मेरा अपना जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो व्हेन ही फाउंड दैट दिस वुमेन ओलंपे दे गॉज, she has a lot of influence on the society, when Maximilian Robespierre got to know that she is a great influencer and she has that capability to um, you know चेंज द माइंडसेट ऑफ वुमेन, उन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट भी केस चलाया, और केस चलाने के बाद इनको भी देशद्रोह की साजिश करने के लिए इनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया, जैसा कि रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर सबके साथ किया करते थे। ठीक है, इसी में एक पैराग्राफ है, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो दैट द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स रेन introduced some laws to help improve the lot of women. State schools were established and elementary educations were made compulsory for all girls, जो मैंने भी आपको बताया. They could not be forced to go into the matrimonial alliances against their will. It is worth mentioning that marriage was made into a contract entered into freely. It was registered under civil law. Divorce was made legal. Both men and women could apply it. Mothers were given the right to the custody of child. So in 1793, the married women were given the right to share family property. Girls also got an equal inheritance right. Moreover, women were entitled to train for jobs and to become artists or to run small businesses. Before doing this, the women were not allowed to enjoy all these sort of sections. उनके लिए बहुत सारे restrictions थे. But now after introducing these many laws, the situation of the women have started becoming more comfortable. But again, as I said, there was various rules and regulations imposed by the people who were coming and making their governments, and they were making the rules and laws, constitutional implementations according to their own comfort. So once this rule was implemented under one government section, this rule was not valid under the second government section. So इस तरीके से जो वुमेन का कंडीशन था फ्रांस में, वो जो है ये जो है चेंज होता रहा। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ एक और नाम है आपके बुक में, विच आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड लर्न इट। कमिंग टू द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का क्या था? देखो, स्लेवरी इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर द पर्सन, it could be man or woman both, they were purchased by giving a currency, and the person had no choice of choosing his work. ठीक है, स्लेवरी या स्लेव कौन हुआ करते थे? ये वो लोग हुआ करते थे जिनको खरीदा जाता था और इन्हें किसी भी तरह के राइट्स नहीं दिए जाते थे। इनको कोई भी राइट्स, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हो, चाहे वो इमोशनल ग्राउंड्स पे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे हो, इन्हें किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था स्लेवरी फ्रांस में? दिस इज समथिंग विच यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। स्लेवरी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि फ्रांस वॉज अ मोनार्की। वहाँ पे कौन थे? राजा जो है वो शासक थे।
Second, clergy or nobility, they were the people who had the maximum land and maximum wealth of the country. अब ये जो clergy और nobility थे, इनके पास 60% और 40% land जो है वो रिजर्व रखी रहती थी. इनकी बहुत सारी जगह, इनके प्लांटेशंस हुआ करते थे जहाँ पे इन अमीर लोगों को ज़रूरत होती थी स्लेव्स की. अभी जो प्लांटेशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे काम कौन करने आएगा? तो काम करने का टास्क दिया जाता था ये जो स्लेव्स होते थे. अब ये स्लेव्स कहाँ से आते थे? फ्रांस में आपने पढ़ा होगा कि जैसे इंडिया जो है वो ब्रिटेन कॉलोनी थी. हमारे ऊपर किसका रूल था? ब्रिटेन का था. वैसे ही साउथ अफ्रीका के ये जो कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज़ के ऊपर फ्रांस का रूल था. तो जो कॉलोनी थी फ्रांस की, द फ्रांस वॉज गेटिंग देयर स्लेव्स फ्रॉम देयर ओन कॉलोनीज़. ठीक है, ये वहाँ से लोगों को स्लेव बना करके लाया करते थे और इनको अपने पोर्ट पे, 2 पोर्ट के नाम यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है, उन पोर्ट पे इनको रखा जाता था और वहाँ से फिर इनके ऊपर बोली लगाई जाती थी और वहाँ से इनको जो है वो दूसरी जगहों पर बेचा जाता था. तो फिर एक टाइम आया जब ये कहा गया, भाई अब ये टाइम कौन सा था? अब ये टाइम था राजा के शासन के टाइम पे, व्हेन monarchy was active. Slavery was a mandation. Slavery was something which was very much common in practice and nobody wanted to abolish it because they really wanted to have people to work for their plants and work for their own comfort. तो तब तक तो किसी को नहीं लगा कि भाई हमें स्लेवरी को जो है वो अबॉलिश करना चाहिए. द मोमेंट जब नेशनल असेंबली आई, जब नेशनल कन्वेंशन आया, बेसिकली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का, आपको ध्यान होगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज अ पर्सन हु हैव मेड द पॉलिटिकल ग्रुप आउट ऑफ द लोएस्ट सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट. उसमें कौन कौन से लोग थे? उसमें सबसे गरीब लोग थे, जो सर्वेंट्स हुआ करते थे, जो छोटे शॉपकीपर्स होते थे, कुम्हार होते थे, जो आपके आर्टिस्ट होते थे. तो बहुत छोटे तबके के लोगों को मिला करके उन्होंने ये ग्रुप बनाया था. तो जाहिर सी बात है जो गरीब इंसान है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सका इस सिचुएशन को कि स्लेव होना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना पेनफुल प्रोसेस है. ठीक है, तो उस समय रॉबेस्पियर ने क्या किया? स्लेवरी को अबॉलिश किया. उन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है वो हम प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे. सो फॉर अ टाइम बीइंग, टिल द रॉबेस्पियर वाज फंक्शनिंग, रॉबेस्पियर वाज active in France constitution, in France government, he abolished the slavery system. After his death, after his assassination actually, when Napoleon Bonaparte came into the picture, and he was a person who was very clear on his views that the trade has to flourish. नेपोलियन बोनापार्ट का एक ही प्रिंसिपल था, वो क्या था? जो ट्रेड है वो फ्लरिश होना चाहिए. अब ट्रेड फ्लरिश कैसे होगा? ट्रेड फ्लरिश कौन करेंगे? ट्रेड को बढ़ावा कौन दे सकते हैं? वो लोग जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास प्लांटेशंस हैं, जिनके पास लैंड है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि जिनके पास पोर्ट है. अब ये लोग हैं जो ट्रेड को बढ़ाएंगे. ठीक है, ट्रेड बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंस है वो है ह्यूमन रिसोर्स की. अब ये ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से मिलेगा? ये ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा आपको स्लेव ले आकर के. तो जो स्लेवरी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बैन कर दी थी, उसको अबॉलिश कर दी थी, उस स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन बोनापार्ट ने फॉर हिज ओन कंफर्ट. ठीक है, ये उन्होंने अपने कंफर्ट के लिए इसको उन्होंने वापस से स्टार्ट किया. धीरे धीरे 1804 में ये रीस्टार्ट हुई और 1848 में जाकर के ये पूरी तरीके से फ्रांस से बैन हो पाई. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि आपके स्लेवरी को लेकर के थी, और वुमेन प्रैक्टिस या वुमेन रेवोल्यूशन जो हमने 2 टॉपिक पढ़े, ये उसकी डिटेल थी. ठीक है, वुमेन रेवोल्यूशन में एक चीज़ और था कि जो वुमेन थी उनको वोटिंग का अथॉरिटी नहीं था. तो उनको वोटिंग का अथॉरिटी मिला है 1946, राइट? अभी कुछ साल पहले 1946, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे 1 साल पहले, तब तब तक जो फ्रांस में वुमेन थी उनको वोटिंग की अथॉरिटी नहीं दी गई थी, वो वोट नहीं कर सकती थी. दैट मीन्स उनको पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो नहीं दी गई थी.
तो अब आपका ये टास्क होगा कि आप इसको रीड आउट करें, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड आई होप दैट आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड द होल process of the French Revolution. I am going to explain the whole chapter in at a glance. तो होता क्या है भाई, एक कंट्री है जो फ्रांस है, वहाँ पे मोनार्की है, वहाँ पे राजा लुइस 16 आते हैं. व्हेन द मोमेंट ही जॉइंड द थ्रोन ही फाउंड दैट हिज ट्रेजर इज एम्प्टी. टू फिल द ट्रेजर he actually wanted to impose some extra taxes on the third state. For that he called the state assembly. In a state assembly, all the three categories were came: clergy, 300 people from clergy, 300 people from nobility, and 600 people from third state. But unfortunately, the third state denied to sign any sort of agreement, because they said their voting equality, there should be a voting equality, and that was not there. So they refused to accept the king's proposal. From there they went to the tennis court, and they were there to make the constitutional laws. They were trying to frame the constitution. In between, the country was facing a subsistence crisis. Subsistence crisis में क्या था, जहाँ पे उनको basic necessities उनकी नहीं fulfill हो रही थी. So they were unable to feed their children, and in anger of that, they went to the Bastille fort and they vanished it. They actually destroyed it completely. When king got to know that they have destroyed the Bastille fort, he knew, he could sense that this is not the comfortable situation. The situation is going to be worse in future. तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ से जो है वो फ्रांस एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह काम करने लगा. अब क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद किंग रियलाइज दैट कि भाई मुझे अपना पोजीशन जो है वो पूरा वापस चाहिए. सो ही एक्चुअली कॉन्टैक्ट ही मेड अ कॉन्टैक्ट टू द अदर कंट्रीज, एंड द अदर कंट्रीज वर रेडी टू अटैक ऑन द नेशनल असेंबली, एंड दे वर ट्राइंग टू अबॉलिश इट. लेकिन नेशनल असेंबली जो है वो इनसे एक कदम आगे थी. नेशनल असेंबली ने उन कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करके वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल कर लिया. ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ, इसी बीच में जो थर्ड स्टेट था उसके जो सबसे गरीब लोगों को मिला करके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो हैं वो एक लीडर के रूप में उभरे, और उन्होंने सबसे दबे हुए तबके के लोगों को इकट्ठा किया और उनको ये बताया कि भाई हम आपकी इक्वालिटी के लिए काम करेंगे, और फिर वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद उनकी जो गवर्नमेंट होती है, द गवर्नमेंट एजेंडा वॉज वेरी क्लियर, वॉज टू ब्रिंग द इक्वालिटी इन द सोसाइटी. बट द मेथड विच ही ऑप्टेड वॉज नॉट एज कम्फर्टेबल एज इट वॉज साउंडिंग. लोगों को सुनने में लग रहा था कि नहीं, अच्छा ये काम अच्छा करेंगे. थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, लोगों को ये बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है कि भाई अननेसेसरी में केसेस हो रहे हैं, सेंटेंस टू डेथ दिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सही नहीं है, जो कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं है. तो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर केस चलाया देशद्रोह का, और उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया. इस बीच जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं था, तो जो वहाँ के आर्मी जनरल थे, जो कि थे नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने ये रियलाइज़ किया दैट दिस इज़ द हाई टाइम टू कैप्चर द क्राउन ऑफ फ्रांस. और फिर उन्होंने वहाँ पे उसको कैप्चर कर लिया. ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा. उसके बाद हमने वुमेन कंडीशन पढ़ी कि किस तरीके से जो वुमेन थी उनको उनकी सिचुएशन जो थी वो बहुत ही बुरी थी. उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी सोसाइटी में, उनको कोई भी लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, उनके कोई भी राइट्स नहीं थे. तो इसी बीच वुमेन ने अपने लिए लड़ना शुरू किया, और उन्होंने ये बोला कि हमारे इक्वल राइट्स होने चाहिए, हमें वोटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, हमें मैरिज राइट्स होने चाहिए. ये सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जो वुमेन ने किया. उसी बीच एक लेडी जो कि जिनका नाम था ओलंपी दे गॉस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अगेंस्ट बोलना शुरू किया. एंड शी सेड दैट दिस is not I mean she was against the you know
व्हाट टू से द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो उसके अगेंस्ट थी और उन्होंने कहा कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो क्योंकि वो भाई शासन था, रेन ऑफ टेरर था उस समय, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का पूरा वहाँ पे आतंक था, तो उन्होंने क्या किया, इन्हें सेंटेंस टू डेथ दे दिया और इस तरीके से इनका स्टोरी का दी एंड होता है। फिर आते हैं हम स्लेवरी पे। स्लेवरी क्यों इंपॉर्टेंट थी? जैसे मैंने आपको बताया, स्लेवरी इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज all the rich people wanted the human resource to to complete their work properly, and for that they were totally dependent on the colonies. They were calling the people from the colonies because already the colonial countries are very poor, they had nothing to feed themselves, फाइनेंशियल वो ब्रोकन होते हैं, तो वहाँ से ये लोगों को बुला कर के ले आते थे, उनको स्लेव के जैसे काम कराया जाता था। लेकिन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इस चीज़ को बैन कर दिया। वापस से उनकी डेथ के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको कैप्चर किया, तो उन्होंने जो आपकी स्लेवरी है उसको उन्होंने री इंट्रोड्यूस किया 1804 में। और फिर जो स्लेवरी का टोटल एंड हुआ, कंप्लीट एंड हुआ, वो हुआ 1848 में जाकर के स्लेवरी आपकी ख़त्म हुई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, एंड आई होप यू टू रीड इट वंस, and as I said, if you feel any sort of queries or something, please write it down on your WhatsApp group. You will get the answer. Thank you.